क्या संख्याएं कहलाती हैं? चर संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और जितनी भी अचर संख्याएं होती हैं वो जैसे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या कहलाते हैं? अचर संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। और चर संख्या का कोई मान निश्चित नहीं होता। क्या है? चर संख्या का कोई भी मान निश्चित नहीं होता। जैसे हम लिख दें x प्लस वाई बराबर 20, तो ये कुछ कोई भी 20 हो सकता है, यानी x का मान कोई निश्चित नहीं है। यहाँ हम 10 प्लस 10 बराबर इसके 20 आ जाएगा। ठीक है ना, 10 प्लस 10 बराबर 20 आ जाएगा। यानी हम इसके कर दें 15 प्लस 5 कर दें तो भी बराबर 20 के होगा। यानी हम 5 प्लस 15 कर दें तो भी 20 होगा। यानी x के जो चर पद होते हैं उनका कोई भी मान निश्चित नहीं होता। आपको बात समझ में आई होगी। यानी कोई भी चर पद होते हैं उनका कोई मान निश्चित नहीं होता, और अचर पद में मान निश्चित होता है। यानी 10 प्लस 10 जोड़ोगे तभी 20 होगा। यानी 5 प्लस 5 जोड़ोगे तभी 10 होगा। यानी 2 प्लस 7 जोड़ोगे तभी क्या होगा? ना होगा। यानी अचर संख्याएं निश्चित होती हैं और चर संख्याएं निश्चित नहीं होती। ठीक है ना। और इसीलिए इसको गणित में माना ऐसा आपने गणित में पढ़ा होगा, माना ये संख्या x, तो यानी x y इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि उनका मान कोई निश्चित नहीं होता, इसलिए वो माने जाते हैं। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी चर संख्या का कोई भी मान निश्चित नहीं होता, और चर संख्या वह संख्याएं होती हैं जो x y z के रूप में हमें प्रदर्शित होती हैं, यानी देखने को मिलती हैं। वो संख्या क्या कहलाती हैं? चर संख्याएं। और इसी को हम क्या कहते हैं? जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 10, यानी ये जो होता है ना, ये जो चर संख्या में लिखा होता है वो हमारा होता है बीज गणित। ठीक है ना, ये क्या होता है? बीज गणित। ठीक है, और जो अंकों में लिखा होता है वो होता है हमारा क्या? अंक गणित। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा अंक गणित होता है। तो बात आपको समझ में आई होगी। तो देखते हैं अब पद के बारे में। ठीक है ना, पद क्या होते हैं? पद के बारे में देखते हैं। यानी पद किसको कहते हैं? यानी कोई भी संख्या क्या लिखी हो, यानी 2x स्क्वायर, यानी हम पद कितने प्रकार के, यानी कोई भी एक पद ऐसे लिखा है तो ये क्या कहलाएगा? एक पदीय। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा? एक पदीय। ठीक, जैसे दो संख्याएं लिखी हो 2x यानी 3x स्क्वायर, इसको कर लें और प्लस 3 कर लें तो ये क्या आ जाएगा? द्विपदीय। द्विपदीय। ठीक है ना। यदि इस पे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपदीय। 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 ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा? त्रिपदीय। समझ में आई होगी बात। यानी कोई भी संख्या एक, यानी मेन बात ये है कि आप ये समझें, जैसे मान लो अब जैसे ये ऐसे संख्या लिखी हुई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है ना, तो अभी इनको यदि हम ऐसे कामा लगा है तो ये क्या हो जाएगा? ये अलग अलग पद में है, यानी एक पद ही हो गई है ना। ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। और बीच में यदि कोई चिन्ह प्लस माइनस का लग जाए, प्लस लग जाए या माइनस लग जाए, अब ये कितने पदी का हो गया? 3 पदी का। यानी 1 2 3, यानी अलग अलग इनको भागों में बांट दिया गया। यानी एक पद, दो पद, 3 पद, यानी टोटल इस पे कितना हो गए? 3 पद हो गए, यानी 3 पदी हो गया। ठीक है,
अब मेन बात यह है कि बहुपद किसको कहते हैं। बहुपद का मतलब होता है यानी एक से अधिक पद होते हैं उसे ही बहुपद कहा जाता है। बहुपद का मतलब ये होगा, मेन बात कर लेते हैं पहले बहुपद पर, ठीक है ना। हम बात करेंगे बहुपद पर। तो बहुपद सबसे पहले क्या होगा, यानी 2x प्लस 3 ये क्या है, हमारा बहुपद है, ठीक है ना। ये हमारा बहुपद है, यानी 2x प्लस 3 ये हमारा बहुपद है। क्योंकि और बहुपद की सबसे मेन पहचान क्या होती है, उसकी घात क्या हो, पूर्ण हो। क्या हो, पूर्ण हो। घात यदि पूर्ण नहीं होगी तो हमारा बहुपद नहीं होगा। यानी ऐसे लिखा हो x की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 4, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। मगर ये क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, ठीक है ना। ये बहुपद नहीं है। मगर यदि संख्या में ये क्या है, बहुपद है। क्या है, ये बहुपद है। जैसे हम लिख दें 2x² प्लस 3x, ठीक है ना, 3x प्लस अंडर रूट 3। तो अब ये अंडर रूट मेन क्या है, यदि चर की घात क्या होनी चाहिए, चर की घात जो हो वो पूर्ण हो, ठीक है ना। यानी चर जो हो वो पूर्ण हो। यदि अचर अपूर्ण नहीं है तो उससे हमसे नहीं मतलब है, वो हमारा बहुपद हो जाएगा, फिर भी बहुपद रहेगा। ये भी क्या है, ये भी हमारा बहुपद होगा। मगर जैसे लिखा हो 32x अंडर रूट के अंदर, फिर लिखा हो 5x प्लस 6, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। और ठीक है, ये बहुपद नहीं है। मगर इसी में यदि लिखा हो अंडर रूट 32x प्लस 5x, सॉरी 4x प्लस 6, सेम है ना। मगर देखो ये किस पे है, चर संख्या पे घात है, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। समझ में आई बात, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ये बहुपद है, बात समझ में आ रही है। ये हमारा क्या है, बहुपद है। और ये संख्याएं क्या है, बहुपद नहीं है। यानी किसी भी संख्या के यदि पावर में क्या आ जाए, उसकी घात पूर्ण ना हो, 1/3 हो, 1/4 हो, 1/2 हो, यानी कुछ भी हो, यदि पावर की घात पूर्ण नहीं है तो हमारा बहुपद हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात। और किसी भी संख्या की यदि घात में घात पूर्ण है तो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। तो आपको बात समझ में आई होगी। तो पद आपने पढ़ ही लिया, पद क्या होते हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजक की। व्यंजक क्या होते हैं। व्यंजक, अच्छा, व्यंजक और बहुपद में थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं होता। वो व्यंजक होता है और बहुपद होता है। देखो जैसे मान लो ये लिखा हो 5x² प्लस 4x प्लस 2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा बहुपद होगा। और ये व्यंजक में क्या होगा, यानी 5√5x प्लस 4x प्लस 4, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। यानी इसकी घात क्या है, पूर्ण, जिसे आपने पहले पढ़ा। यानी पूर्ण जो घात नहीं होती वो व्यंजक की श्रेणी में आ जाती है। और बहुपद में यानी कोई घात पूर्ण होती है जिसकी घात वो क्या आता है, बहुपद की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आपने ये भी पढ़ा कि 5x² प्लस 4x प्लस 2, यानी एक तरीके से ये क्या है, बहुपद। बहुपद का मतलब एक से अधिक पद हो उसी को क्या कहेंगे, बहुपद। बहुपद कहेंगे। मगर उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। किसकी घात पूर्ण होनी चाहिए, चर संख्या की घात पूर्ण होनी चाहिए। अचर संख्या में घात पूर्ण हो या ना हो, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजक। अब देखो हम समीकरण में देखते हैं, समीकरण क्या है।
समीकरण, जिसे 6x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, यानी बहुपद के आगे क्या लग जाए, 0 लग जाए। तो हमारा ये बराबर करके 0 लग जाए, वही हमारा समीकरण कहलाता है, यानी इनका आर टोटल मान 0 के ही बराबर होगा। तो अब इस पे रखने पर 0 का मान यदि बराबर आता है या बराबर किया भी जाता है, ठीक है ना, तो ये हमारा समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। अब इसको समीकरण को हल करना आगे हम देखेंगे। फिर आप समझो, ये समीकरण कहलाता है किसी भी व्यंजक पर या किसी बहुपद पर आगे क्या लग जाए, बराबर के आगे यदि 0 लग जाता है तो वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं घात किसको कहते हैं। बात करेंगे घात। घात जिसे लिखा है 4x⁴ प्लस 2x² प्लस 3x+4। तो अब इसमें पूछा जाए घात क्या है, इसकी बहुपद की घात बताइए, क्योंकि बहुपद इसको कहा जाएगा क्योंकि बराबर यहाँ पर 0 नहीं लगा, नहीं तो इसको बराबर 0 लगा होता तो इसको हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। और इस पे बहुपद पे क्या पूछा गया है, सब घात कितनी है। तो इस पे जब बहुपद होते हैं तो सबसे बड़ी जो घात होती है हम उसको शो करते हैं, यानी इसकी घात क्या आएगी, 4 आएगा। क्या आएगा, 4, यानी इसकी जो सबसे बड़ी घात है वो 4 है। देखो x⁴ और यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x⁴ है। तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, मतलब सबसे बड़ी घात 4 हो जाएगी। मान लो लिखा हो x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 4। ठीक है, तो अब इस पे यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात होगी कौन सी, 20, सॉरी है ना, कौन सी होगी, 20, यानी सबसे बड़ी घात कहाँ है पर 20 है, यानी इसकी घात, बहुपद की घात क्या आएगी, 20 आएगी। ठीक है, अब इस पे और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। चार एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 6 प्लस 2x⁴ प्लस x⁴ 18। ठीक है ना, अब इस पे यदि पूछा जाए मतलब इस बहुपद की घात क्या है, ठीक है ना, इसकी पूछा जाए बहुपद की घात क्या है, तो यहाँ पर घात आएगा कितना, 18, क्योंकि सबसे बड़ी घात का यहाँ पर क्या है, 18 है। बात आपको समझ में आई होगी, यानी किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात मानते हैं। ठीक है ना, मानते नहीं, होता ही है। ठीक है, अब बात समझ में आई होगी आपको। अब आगे देखते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे गुणांक क्या होता है। ठीक है, गुणांक के बारे में थोड़ा। और आपको एक बात बता दें, यदि आपने ये टॉपिक आराम से कायदे से समझ लिया तो आगे पूरी बहुपद पूरा चैप्टर इसी पे है और इसी पे खत्म हो जाना है। या यदि आपने ये पूरा चैप्टर समझ लिया कि चर अचर क्या होते हैं, पद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, घात क्या होती है, गुणांक क्या होता है, शून्य क्या होता है, तो आपका चैप्टर ये पूरा इसी में खत्म हो गया। आपको बड़ी आसानी से पूरा चैप्टर बहुपद का समझ में आ जाएगा। मगर आपने यदि इन चीजों पर ध्यान अच्छे से नहीं दिया तो आपको फिर चैप्टर आपको समझने में काफी दिक्कत होगी। खैर, दिक्कत होने नहीं देंगे, फिर भी समझते हैं। अब बात करते हैं गुणांक की। जैसे लिखा हो x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है ना, अब यहाँ पर यदि पूछा जाए
कि एक्स स्क्वायर की गुणांक क्या है ना, क्या पूछा जाए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर हमारा कहाँ लिखा है, तो एक्स स्क्वायर क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इसके गुणांक में यानी आगे कोई संख्या नहीं लगा, मतलब कोई चिन्ह नहीं लगा। तो आपने पढ़ा होगा सर कि यदि कोई भी संख्या के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो उसका ये मतलब होता है वो संख्या गुणांक में है उसके, यानी उसके साथ है, ठीक है ना। तो अब इस पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 आया। अब यहीं पर यदि पूछा जाए एक्स का गुणांक क्या होगा, यानी एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक होगा यानी जो एक्स के साथ में हो, है ना। तो एक्स के साथ में क्या आएगा, 4 आएगा। देखो एक्स के साथ में क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो और अच्छा एक संख्या लेते हैं, यानी ले लें 24x² प्लस 8x प्लस 5। अब यहाँ पर पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आप इसी पर, अब एक्स स्क्वायर ये लिखा है तो इसका गुणांक क्या होगा, यानी 24 होगा। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, 24 आएगा। अब पूछा जाए एक्स का गुणांक क्या होगा, तो एक्स का गुणांक क्या आएगा, 8 आएगा। यानी एक्स का गुणांक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, मतलब गुणांक इसको कहते हैं, यानी कोई भी संख्या किसके साथ में लिखी होती है वही हमारा गुणांक होता है। अब थोड़ा सा अदर्स थोड़ा समझ लेते हैं, मतलब इसी में गुणांक है माइनस 5x² माइनस 4x प्लस का 20, ठीक है ना। ये हमारा बहुपद है, ठीक है ना, बहुपद है। अब इस पे भी पूछा जाए एक्स स्क्वायर, है ना, क्या पूछा जाए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, गुणांक बताओ। तो इसका भी हम गुणांक क्या लिखेंगे, देखो 5 है मगर इस पे साथ में माइनस भी लगा है। जब माइनस लगा होगा तो वो भी हमारा साथ में तो आएगा, यानी -5 आएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। यानी क्या आएगा, -5 साथ में आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर पूछा जाए एक्स का गुणांक बताओ, यानी एक्स का गुणांक क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। आपको आसानी से समझ में आया होगा कि गुणांक क्या है। ये चैप्टर है आगे आपके लेसन में कि गुणांक ज्ञात कीजिए, घात ज्ञात कीजिए, और शून्य के बारे में अगला चैप्टर, अगला पॉइंट है शून्य क्या होता है। यानी कोई भी समीकरण दे दे x² प्लस यहाँ पर दे दे प्लस -6 बराबर 7x² -7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको दे देगा और कहेगा आप इसका शून्यक बताइए। क्या बताइए, शून्यक बताइए। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इस पे रख के देखेंगे समी, मतलब यक्स के मान की, यक्स का मान कितना रखा जाए तो ये शून्यक हो जाए। तो देखो यदि हम यहाँ पर ये यक्स की जगह यदि 1 रखते हैं, तो यहाँ पर यदि यक्स की जगह हम 1 रखेंगे तो एक इसका हो जाएगा स्क्वायर, और -6 यहाँ पर 1 रखोगे तो स्क्वायर -1, और किसी भी संख्या मतलब 1 का स्क्वायर घात कितनी भी हो उसका मान सदैव क्या रहता है, 1 रहता है। तो यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 1 -6 बराबर 7 गुणते 1 -7। अब इसका जब हम मान हल करेंगे तो 6 -6 आ जाएगा और 7 -7 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो इसको जब हम घटाएंगे तो 0, इसका भी मान 0, यानी इसका शून्य क्या बन जाएगा, x बराबर 1। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, x बराबर 1। अब अच्छा एक और देखते हैं, जिसे लिखा हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर -4 का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर -4 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो यदि x बराबर, यदि हम 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, x की जगह हम यहाँ पर 2 रखते हैं, तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, यानी x का स्क्वायर -4, तो यानी 4 - 4 बराबर क्या आ गया, 0। बात समझ में आ रही होगी, यानी x की जगह हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो x की पावर क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपको शून्य समझ में आ गया होगा, यानी हमको वो संख्या रखनी होती है, बात सीधी सी है, यानी हमको वो संख्या रखनी होती है जो उस समीकरण को शून्य कर दे, है ना। उस पे x बराबर 2 आए, x बराबर 0 आए, x बराबर 5 आए, यानी कुछ भी आना चाहिए, यस उसको हमें शून्य करना होगा। यानी x बराबर 0 रख दो, x बराबर -1 रख दो, x बराबर 2 रख दो, मतलब अन्यथा उसको हमको शून्य करना होगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। यानी उस संख्या पर यदि उसका मान रख दिया जाए तो वो शून्य के बराबर हो जाता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। जैसे एक माइंड में जरा सी थोड़ा सी टॉपिक आ रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं, क्रम किसको कहते हैं। यानी लिखा हो 32x की पावर 4, फिर लिखा हो x 2x की पावर 6, फिर लिखा हो x की पावर 10, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्रम में रहा होगा, मगर यहाँ पर नहीं है। तो जैसे इसको हम पूर्णता करेंगे, यानी x की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी x की पावर यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर x की पावर 5 रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर संख्या 0 रही होगी, और यहाँ x की पावर 5 रहा होगा, यानी x की पावर 6 होगा, और यहाँ पर मान लो 0 होगा, और कोई x की पावर कितनी होगी, 7 होगी, और फिर यानी 0 होगा, x की पावर 8 होगा, यानी 0 होगा, x की पावर 9 होगा, और x की पावर ये 10 आपका है। ये इस क्रम से संख्या होगी, हरदम क्या आता है, समीकरण इसी क्रम से मतलब बहुपद बनता है। देखो यदि हम इसका यदि 0 यहाँ पर होगा, तो इसका यदि मान हम इस पे 0 करेंगे तो मान पूरा 0 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर इस शो नहीं किया गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये सच शो कर दिया, यानी x की पावर 10 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी x 0 रहा होगा, और x की पावर 7 रही होगी, यहाँ पर 0 रहा होगा, x की पावर 8 रही होगी, यहाँ 0 रहा होगा, x की पावर 9 रही होगी प्लस, इसीलिए इसको हमने इसको शो नहीं किया गया यहाँ पर, तो ये क्या आ गया, यानी पूरा ये इस प्रकार से लिख दिया गया। समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ शायद हमारी समझ में तो पूरा करा दिया है, फिर भी कुछ छूटता है तो क्लास में हम अटेंड कर लेंगे। तो ये एक बार 2 बार जरूर रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये ही से आपका पूरा चैप्टर समाप्त होना है। ठीक है ना, एक बार हम फिर से थोड़ा सा दोहरा देते हैं कि चर किसको कहते हैं। चर वह संख्या होती है जो x और y यानी जितनी भी ABCD के रूप में हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाती हैं, चर संख्या कहलाती है। अचर संख्या वह संख्या होती है जो नंबर सिस्टम पे हो, यानी नंबर लिखे हो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से जो नंबर लिखे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अचर संख्या कहलाती है। पद क्या होते हैं, यानी एक पद दो, यानी क्या होगा पद, यानी जैसे 2x लिखा हो
2x² लिखा हो तो ये एक पद हो गया। इसके साथ यदि 2x जोड़ दिया जाए तो यानी यहाँ पर 3x मान लो जोड़ दिया जाए तो 2 पद हो गया। ठीक है, यहाँ पर यदि 4 और जोड़ दिया जाए तो ये त्रिपद हो गया। और इसी को यदि एक से अधिक पद को ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। व्यंजक क्या होता है, व्यंजक वो होता है जो जिसके यानी का यानी कोई भी व्यंजक क्या होगा, यानी √ 3x प्लस 2x+4 ऐसे लिखा हो तो यानी उसका कोई घात इस पे व्यंजक में क्या होता है, इसके कोई घात से नहीं मतलब होता है खाली आगे जीरो ना लगा हो तो ये क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। कि बहुपद में क्या होना चाहिए, चर की घात जो है वो पूर्ण होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। और व्यंजक में चर की घात पूर्ण हो ना हो, अचर की घात पूर्ण ना हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। खाली एक व्यंजक लिखा हो यानी कुछ लिखा हो उसी हम क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। ठीक है, यदि इसी के बराबर में यदि जीरो लग जाता है तो ये क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या बन गया, यदि बराबर जीरो कर दिया तो ये बन गया हमारा समीकरण। ठीक है, गुणांक क्या होता है, जैसे x⁴ लिखा है, ये 32 इसके क्या है, गुणांक में है, यानी क्या होगा, ये गुणांक में होगा। ठीक है ना, यदि घात की बात की जाए तो घात क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, ये हमारी घात हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, घात हो गई। यानी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को क्या कहते हैं, हम घात कहते हैं। गुणांक आपने समझ ही लिया। और शून्य क्या होगा, यदि किसी भी संख्या में यदि कोई मान रखा जाए उसका मान शून्य आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है ना, आपका रिवीजन में हमने दोबारा करा दिया। अब ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। इसी के साथ ये क्लास को विराम देते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर शुरू होगा बहुपद का 2.1, जरूर देखें और उसको समझें। यदि आपको कहीं भी कोई समस्या होती है समझने में तो आप कमेंट करके आप हमको बताएं कि आप सर इस तरीके से थोड़ा सा और सा टाइम दें, इसको समझाने के लिए हम और प्रयास करेंगे समझाने का। मेन उद्देश्य है मेरा कि ये शिक्षा जो है छोटे से जो गरीब तक के छोटे बच्चे हैं, कोचिंग नहीं कर सकते, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम है और मोबाइल तो हर जगह है। अब तो छोटे छोटे लोगों के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उस तरीके से देखने से उनको ये समझ में आए कि ये पढ़ाई उनको पढ़ने में मदद मिले। ठीक है ना, तो इसको वीडियो आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।